अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स एंड एस्पायरेंट्स, कायदे आज़म ऑनलाइन एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मैं आपको वेलकम करती हूँ। आज के इस लेक्चर में हम पीएमएस ऐसे को डिस्कस करेंगे। पीएमएस इंग्लिश ऐसे को। पीएमएस इंग्लिश ऐसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझा जाता है पीएमएस और सीएसएस के एग्जाम में। पीएमएस का ऐसे सीएसएस के ऐसे से थोड़ा डिफरेंट होता है। कायदे आज़म ऑनलाइन एकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो तमाम बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करता है। हम ये चाहते हैं कि हर बच्चा जो एकेडमीज की फीस को अफोर्ड नहीं कर सकता वो फ्री में जो है वो क्वालिटी एजुकेशन हासिल करे। इस सिलसिले में हमने इसका आगाज किया हुआ है सीरीज का, और इसमें हम पीएमएस इंग्लिश के आज ऐसे को डिस्कस करने जा रहे हैं। पीएमएस का इंग्लिश का जो ऐसे होता है वो किस तरह से सीएसएस के ऐसे से डिफरेंट होता है, हम आज उसे भी डिस्कस करेंगे और देखेंगे। सबसे पहले जो पीएमएस का ऐसे होता है वो कितने मार्क्स का होता है, उसकी ड्यूरेशन क्या होती है और किस तरह से ये सीएसएस से डिफरेंट कंसीडर किया जाता है। जो हमारे पास पीएमएस का ऐसे होता है वो 1500 वर्ड्स का लिखना होता है। 1500 वर्ड्स का ऑलमोस्ट आप लोगों ने ऐसे लिखना होता है, और इसमें जो ड्यूरेशन होती है वो वेरी करती है। सीएसएस के ऐसे को आप लोगों ने 3 आवर्स में लिखना होता है, जबकि पीएमएस का जो ऐसे होता है वो आपको 2 आवर्स में लिखना होता है। सीएसएस का जो ऐसे होता है उसमें आपको 2500 टू 300 वर्ड्स लिखने होते हैं, जबकि पीएमएस में आपको ओनली 1500 वर्ड्स लिखने होते हैं। ऐसे के तमाम कंपोनेंट्स को पूरा करना होता है, जिसमें डिफरेंट आपके पास आती है आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ, कंक्लूजन, थीसिस स्टेटमेंट। ये सारे स्टेप्स जो होते हैं ये पीएमएस के ऐसे में भी होते हैं। पीएमएस के ऐसे के आउटलाइंस कैसे लिखते हैं, थीसिस स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं, कंक्लूजन कैसे लिखते हैं, बॉडी पैराग्राफ कैसे लिखते हैं, ये सारा हम आपको जो है वो नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट लेक्चर्स में बताते रहेंगे। आज के लेक्चर में हम पीएमएस ऐसे के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। अगर हम पीएमएस ऐसे के सिलेबस को देखें तो हमारे पास सिलेबस की 2 कंपार्टमेंट्स नजर आती हैं ए और बी के हवाले से। सिलेबस में 2 कंपार्टमेंट्स हमें नजर आती हैं ए और बी, ठीक है जी। इस तरह से ए एंड बी 2 कंपार्टमेंट्स दी गई हैं पीएमएस के ऐसे में। हम ये ए और बी को डिस्कस करते हैं और आपको एलैबोरेट करके बताते हैं सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या एग्जामिनर जो है वो आपसे मांग रहा है, डिमांड कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम जो है वो सिलेबस को डिस्कस करते हैं। सिलेबस में जो हमारे पास ए है उसमें कुछ इस तरह का सिलेबस दिया गया है। Candidates would be required to write an essay in English of about 1500 words। यहाँ बिल्कुल क्लियर कट उन्होंने आपको दे दिया कि 1500 वर्ड्स का ऐसे रिक्वायर है, और वाइड चॉइस ऑफ टॉपिक्स आपको दी जाएगी पेपर में। वो टॉपिक कहाँ से आ सकते हैं, उनमें इश्यूज रिलेटेड टू एजुकेशन हैं, एजुकेशन रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं उसमें।
एजुकेशन रिलेटेड इश्यूज कौन से होंगे, आपने ब्रेनस्टॉर्म करनी है। आजकल जो एजुकेशन रिलेटेड इश्यूज है वो कौन से बने हुए हैं, जिसमें सिंगल नेशनल करिकुलम आता है। उसके अलावा आपके पास जो है वो भी हायर एजुकेशन प्रॉब्लम्स आते हैं, जो भी प्रॉब्लम कोविड-19 के एजुकेशन पे क्या इफेक्ट आए थे, पोस्ट कोविड एजुकेशन किस तरह सिनेरियो क्या है, ये इस तरह से आप लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। जो करंट इश्यूज हैं उनमें से आपके ऐसे आएगा। नेक्स्ट आपके पास इकोनॉमी में से ऐसे आ सकता है। इश्यूज रिलेटेड टू फॉरेन पॉलिसी आपके पास ऐसे आ सकता है। इकोनॉमी में बहुत ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो आजकल टैक्सेशन है, कि टैक्सेशन जो है वो लोग जो है वो टैक्स पे नहीं करते। जो टैक्स देने के अहल होते हैं, तो क्या होता है कि ह्यूमन जो गवर्नमेंट होती है उसको इनडायरेक्ट टैक्सेस इम्प्लाई करने पड़ते हैं, जिससे इन्फ्लेशन हो जाती है। बैलेंस ऑफ पेमेंट भी आपके पास इकोनॉमी में आता है। जब आप फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं तो उसमें डायनेमिक जो आजकल रीजनल डायनेमिक चेंजेस हैं उनके क्या इफेक्ट हैं, और इसके बाद वॉर एंड टेरर, ओआईसी के जो रिसेंट इजलास हुए हैं, उसके बाद जियो इकोनॉमिक शिफ्ट, ये सारे फॉरेन पॉलिसी में आपके आते हैं। देन नेक्स्ट आपके पास गवर्नेंस है, गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज आपके आस पास आ सकते हैं। ह्यूमन राइट्स रिलेटेड इश्यूज, ह्यूमन राइट्स रिलेटेड इशू मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज बना हुआ ह्यूमन राइट्स वो क्लाइमेटिक जस्टिस है। अच्छा जी, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म जो है वो भी ह्यूमन राइट्स में ही आता है। देन नेक्स्ट आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जिसमें आपके पास अगर देखें तो मैं कुछ टॉपिक्स आपको बता रही हूँ, बाकी आपने ये नहीं है कि यही टॉपिक से पाएंगे, और भी आ सकते हैं। मैं कुछ कुछ आपको बता रही हूँ किस तरह से डायमेंशन में से क्वेश्चन आ रहे हैं, आ सकते हैं। इसमें अब कॉन्स्टिट्यूशन में अगर देखें तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, 18th अमेंडमेंट वगैरह जो है वो इसमें आते हैं। लॉ एंड ऑर्डर, अदर सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज रिलेटेड टू पाकिस्तान एंड टॉपिक्स ऑफ जनरल नेचर। लॉ एंड ऑर्डर में आपके पास करप्शन लॉ एंड ऑर्डर में आती है। सेफ्टी एंड पीस ऑफ नेशन, ये सारे आपके पास लॉ एंड ऑर्डर में आते हैं। एंड देन नेक्स्ट आपके पास क्या है, सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज। आपके पास कुछ इश्यूज जो इन सारे रिलेटेड होते हैं उनमें आपके पास ई गवर्नेंस आ जाती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ जाती है, इलेक्ट्रॉन वोटिंग मशीन, साइबर क्राइम्स, जुडिशियल रिफॉर्म, फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर, geopolitical scenario, Islamophobia, women empowerment, United Nation, hybrid warfare, agriculture-based economy, national security policy, रशियन यूक्रेन इन्वेजन। दिन में इसमें क्लाइमेटिक नेक्स्ट जो आपके पास है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड आ सकते हैं, सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी पे आ सकते हैं, लोकल गवर्नमेंट पे आ सकते हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज पे आ सकते हैं। ठीक है, इस तरह के जो है वो ऐसे आपके पेपर में आएंगे, इस तरह के टॉपिक इससे रिलेटेड आएंगे आपके पास। ये सारे जनरल नेचर में कुछ इंक्लूड हो जाते हैं, तो आपने जो है वो इनको अच्छी तरह से करना है। ये इस तरह से आपके पास आ सकते हैं। ऐसे ये आप जो है वो कोई एक टॉपिक लें, उससे पर ब्रेनस्टॉर्म करें कि आज के जैसे एजुकेशन है तो एजुकेशन पे ब्रेनस्टॉर्मिंग आपने करनी है, कौन कौन से हॉट इश्यूज बने हुए हैं एजुकेशन से रिलेटेड उनको आपने लिस्ट डाउन करना है। देन आपने देखना है कि इनमें किस किस तरह से जो है वो आ सकते हैं। हम फिर आपको जो है वो जब ऐसे का स्ट्रक्चर समझा देंगे तो फिर हम आपको जो है वो देते रहेंगे असाइनमेंट्स, और आपके जो है वो असाइनमेंट के अगर आप एवेल्युएशन करवाना चाहते हैं तो आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एवेल्युएशन भी प्रोवाइड की जाती रहेगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट हमारे सिलेबस में भी पार्ट होता है, वो कुछ यूं होता है। The candidates are expected to reflect क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक, कि आप जो टॉपिक चूज कर रहे हैं उसमें आपके पास क्या हो, क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो, कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए एंड लॉजिकल रीजनिंग होनी चाहिए। बेसिकली आपके पास जो पीएमएस का ऐसे होता है वो एनालिटिकल ऐसे होता है। एनालिटिकल ऐसे की ये रिक्वायरमेंट होती है, एनालिटिकल ऐसे की ये रिक्वायरमेंट होती है कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए एंड लॉजिकल रीजनिंग जो है वो आपके पास होनी चाहिए। आप लॉजिक से जो है वो अपने ऐसे के जो आप ट्रांसलेट को प्रूव करें। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है सिलेबस में कि कैंडिडेट्स आर्टिकुलेशन। यहाँ पर वो आपसे क्या मांग रहा है, कैंडिडेट्स आर्टिकुलेशन। ये आर्टिकुलेशन क्या होती है, यहाँ पर एग्जामिनर आपसे क्या मांग रहा है, कैंडिडेट्स आर्टिकुलेशन। कैंडिडेट्स आर्टिकुलेशन क्या है बेसिकली, इसमें आपके पास एग्जामिनर दो चीजें डिमांड कर रहा है। वो ज्यादा की डिमांड एग्जामिनर किन की कर रहा है, फर्स्ट ऑफ थिंग जो इसमें आती है फॉर्मुलेशन ऑफ आइडियाज, फॉर्मुलेशन ऑफ आइडियाज, क्या आप अपने आइडियाज को किस तरह से फॉर्मेट करते हैं। सेकेंड थिंग जो आपसे रिक्वायर्ड होती है इसमें वो होती है मैनर्स ऑफ प्रेजेंटेशन, कि आप अपने ऐसे की प्रेजेंटेशन किस तरह कर रहे हैं, मैनर्स ऑफ प्रेजेंटेशन। ओके, ये आपके पास सेकेंड थिंग है।
ये दो चीजें आपसे एग्जामिनर जो है वो डिमांड कर रहा है आर्टिकुलेशन के सेक्शन में। नेक्स्ट आपके पास है एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन से एग्जामिनर की क्या मुराद है, ये इसमें एग्जामिनर आपसे क्या पूछ रहा है एक्सप्रेशन में। जी जनाब, तो आपके पास एक्सप्रेशन में एग्जामिनर अगेन दो चीजें जो है वो डिमांड कर रहा है। वो क्या क्या है जी। फर्स्ट थिंग इज यूज ऑफ लैंग्वेज, क्या आप अपनी लैंग्वेज किस तरह से यूज करते हैं, यूज ऑफ लैंग्वेज। एंड द सेकंड थिंग इज क्लैरिफिकेशन ऑफ आइडियाज, कि आपके आइडियाज में क्लैरिटी कितनी है, क्लैरिफिकेशन ऑफ आइडियाज। ये दो चीजें आपसे एग्जामिनर एक्सप्रेशन में डिमांड कर रहा है। ये दो चीजें आपसे एक्सप्रेशन में डिमांड की जा रही हैं कि आपने लैंग्वेज किस तरह की यूज कर दी है, और देन क्लैरिफिकेशन ऑफ आइडियाज, कि आपके आइडियाज में क्लैरिटी कितनी है। नेक्स्ट अगेन देखिए अगर आप, तो एक और चीज भी जो है वो सिलेबस में लिखी गई है, और वो है द करेक्ट यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। कि एग्जामिनर आपकी आर्टिकुलेशन को देखेगा, एक्सप्रेशन को देखेगा, और करेक्ट यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को देखेगा। अब देखिए एक्सप्रेशन में भी तो यूज ऑफ लैंग्वेज देखेगी ना, कि आपके पास किस तरह की आपकी लैंग्वेज होगी। अब आगे नेक्स्ट करेक्ट यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का क्या मतलब है। यहाँ पर करेक्ट यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का मतलब है कि आपके पास जो है वो इंग्लिश ग्रामेटिकली करेक्ट होनी चाहिए, आपकी इंग्लिश ग्रामेटिकली करेक्ट होनी चाहिए। आपकी इंग्लिश ग्रामेटिकली करेक्ट होनी चाहिए, इसमें कोई एरर नहीं होना चाहिए। ग्रामेटिकल करेक्शन की यहाँ पर बात की जा रही है। ये तीन चीजें बेसिकली एग्जामिनर आपसे डिमांड कर रहा है। एक तो सबसे पहले जो उसने बताया कि आप जो टॉपिक चूज कर रहे हो उसमें आपके पास क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट एग्जामिनर क्या है कि आप एनालिटिकल ऐसे लिखना है, आपके पास कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए और लॉजिकल रीजनिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट जो चीजें एग्जामिनर कह रहे हैं कि वो एग्जामाइन करेगा आपके पेपर में, वो आर्टिकुलेशन होगी आपकी, कि आप अपनी आइडियाज को किस तरह से फॉर्मुलेट करते हैं, और आप अपने ऐसे में प्रेजेंटेशन किस तरह के देते हैं। जब उसने एक्सप्रेशन की बात की तो उसने कहा कि हम देखेंगे आपकी लैंग्वेज को और आपकी आइडियाज में कितनी क्लैरिटी है उनको एग्जामाइन करेंगे। देन उसने अगेन अपनी जो है वो बात को आगे बढ़ाते हुए उसने कहा कि आपकी जो इंग्लिश है वो भी ग्रामेटिकली भी चेक की जाएगी, कि आप इंग्लिश ग्रामेटिकली करेक्ट होनी चाहिए। ये था आपके पास पीएमएस इंग्लिश ऐसे का जो आपके पास सिलेबस है। इस सिलेबस में किस किस तरह की चीजें जो हैं वो इंक्लूडेड है। यहाँ पे लैंग्वेज में आप लोगों का मतलब ये नहीं है यहाँ पर कि एग्जामिनर आपसे बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज डिमांड कर रहे हैं, नॉट एट ऑल। एग्जामिनर कह रहे हैं कि आप सिंपल और आसान इंग्लिश लिखें, ना अपने लिए मुश्किल क्रिएट करें ना हमारे लिए क्रिएट करें। एग्जामिनर आपसे सिंपल एंड करेक्ट इंग्लिश की डिमांड कर रहा है। क्लैरिटी इन थॉट्स इंग्लिश की डिमांड कर रहा है, जिसमें आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को आसानी से कन्विंस कर सकें, उस इंग्लिश की डिमांड कर रहा है। जब हम इंग्लिश ऐसे को डिस्कस करते हैं तो कुछ लोग जो हैं वो पास्ट पेपर्स को कंसल्ट करते हैं। इंग्लिश ऐसे जो होता है वो ऑलवेज आपके पास प्रेजेंट और फ्यूचर सिनेरियो को डिस्कस करता है। आपका ऐसे जो होता है वो पास्ट बेस्ड नहीं होता, आपका ऐसे या तो प्रेजेंट सिनेरियो का होता है या फ्यूचर सिनेरियो का होता है। इसलिए
आपने करंट इश्यूज को ज्यादा फोकस करना है देन आपके पास, अगर आप पास पेपर से प्रिपरेशन करें तो इंग्लिश ऐसे में पास पेपर इतने ज्यादा हेल्पफुल नहीं होते, इसलिए आपको पास्ट पेपर को बहुत ज्यादा कंसल्ट नहीं करना जब इंग्लिश ऐसे की बात होगी। नेक्स्ट अगर हम देखें कि इंग्लिश ऐसे का जो मार्किंग क्राइटेरिया है वो क्या होता है, मार्किंग क्राइटेरिया ऑफ इंग्लिश ऐसे क्या होता है जी। जब हम मार्किंग क्राइटेरिया की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास 4 थिंग्स होती हैं जो कि देखी जाती हैं। वो 4 चीजें कौन कौन सी होती हैं, इनमें हमारे पास सबसे पहले जो चीज आती है वो आपका कंटेंट होता है, कि आप किस तरह का कंटेंट जो है वो अपने ऐसे में यूज कर रहे हैं। ऐसे के हवाले से आपको अपना एक क्वालिटी जो है वो मटेरियल यूज करना चाहिए। कंटेंट आपको किस तरह का है, कंटेंट के आपको कितने मार्क्स मिलते हैं जी। कंटेंट के आपको 40% मार्क्स होते हैं, कंटेंट के आपके पास 40% मार्क्स होते हैं जी। उसके बाद जो दूसरी चीज इंपॉर्टेंट होती है वो आपकी लैंग्वेज को देखते हैं कि आपकी लैंग्वेज कैसी है। इसके आपके पास कितने परसेंट मार्क्स होते हैं। मार्किंग जब आपकी ऐसे की जाती है तो कितना वेटेज आपकी लैंग्वेज को दिया जाता है, वो होता है जी ऑलमोस्ट 25%। 25%। अगर हम थर्ड चीज देखें वो आपके ऐसे का स्ट्रक्चर होता है। आपके ऐसे का स्ट्रक्चर किस तरह का है, इसकी कितनी परसेंट वेटेज होती है आपके पास। ऑलमोस्ट 20% जो वेटेज होती है आपके स्ट्रक्चर की वो आपके मार्किंग क्राइटेरिया में जो है वो इंक्लूड होती है 20%। जो फोर्थ थिंग आपके ऐसे में असेसमेंट के लिए या मार्किंग के लिए देखी जाती है वो आपके ऐसे में कोहेरेंस होती है, कि आपके ऐसे में कोहेरेंस कितनी है। ये सारी चीजें हम आपको सिखाएंगे कि अपने ऐसे में लैंग्वेज किस तरह से यूज करनी है, स्ट्रक्चर ऐसे का किस तरह का होते है, आप अपने ऐसे में कोहेरेंस किस तरह से पैदा कर सकते हैं, कंटेंट किस तरह का यूज करना है आपने अपने ऐसे में। यहाँ पर जी मार्किंग है जी, लिखना मार्किंग क्राइटेरिया। अच्छा जी, आपकी ऐसे में कोहेरेंस कितनी है। जब कोहेरेंस की बात आती है तो कोहेरेंस का वेटेज कितना होता है आपके ऐसे में। कोहेरेंस का वेटेज होता है जी आपके ऐसे में ऑलमोस्ट 15%। तो ये है 4 ब्रॉड एरियाज जहां से आपकी ऐसे की मार्किंग की जाती है। इसमें सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो आपके कंटेंट को दिया जाता है, उसके बाद आपकी लैंग्वेज को देखा जाता है, देन आपके ऐसे के स्ट्रक्चर को देखा जाता है, और एट द लास्ट आपके ऐसे में कोहेरेंस को देखा जाता है। ये आपके ऐसे में फुल टोटल मार्क्स होते हैं वो आपके पास 100 होते हैं। टोटल मार्क्स आपके पास 100 होते हैं, और आपके पास जो पासिंग मार्क्स होते हैं ऐसे में रिक्वायर्ड वो होते हैं जी 40।
पासिंग मार्क्स आपके पास 40 होते हैं 100 में से, आपने 40 मार्क्स लेने होते हैं अपने ऐसे को पास करने के लिए। ये आपके पासिंग मार्क्स होते हैं 40। यहां तक आपने ये देखा कि आपके ऐसे में एग्जामिनर आपसे डिमांड क्या कर रहा है, आपको अपना ऐसे किस तरह से लिखना है, कहाँ से आपका ऐसे आएगा, और एट लास्ट आपने देखा कि आपका ऐसे मार्क कैसे होता है, मार्किंग क्राइटेरिया क्या होता है ऐसे के हवाले से। नेक्स्ट हम अगर देखें तो आपको टाइप्स ऑफ ऐसे को डिस्कस करना है, और वो इंशाल्लाह जो है वो हम आपके लास्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ ऐसे को डिस्कस करेंगे, और साथ हम आपको जो है वो पास्ट पेपर जो है वो भी दिखाएंगे कि किस तरह से जो है वो आपके पास जो पेपर में से क्वेश्चन आते हैं उसमें किस किस टाइप में से क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से जो है वो क्वेश्चन आते हैं। आज हमने सिलेबस को डिस्कस किया है और मार्किंग क्राइटेरिया को उसके साथ जो है वो डिस्कस किया है। नेक्स्ट में हम टाइप्स देखेंगे ऐसे की, उसके साथ हम जो है वो पास्ट पेपर का जो है वो एनालाइज करेंगे पास्ट पेपर्स को, और साथ हम जो है वो आपके जो आउटलाइन स्ट्रक्चर होता है कि आउटलाइन किस तरह से बनाए जाते हैं वो देखेंगे। आज के तक के लिए इतना ही है, इसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि जो है वो हर कोई इससे बेनिफिट हासिल कर सके। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।